हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस क्लास 9th पर। एपीएस क्लास 9th पर आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का विज्ञान का पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। ये जो पाठ है इसको दो भागों में पूरा किया जाएगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में हम इस पूरे पाठ के सभी विषयों को पढ़ेंगे और भाग 2 में हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये जो पदार्थ शब्द है इसके अर्थ को समझ लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो व जिसमें द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाती है। देखिए, कोई भी चीज़ जो स्थान यानी कि जगह को घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो यानी कि जिसको हम किलोग्राम में माप सकते हो पदार्थ कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मोबाइल फ़ोन जो होता है वह भी पदार्थ है, क्योंकि वह भी जगह को घेरता है और उसमें भी द्रव्यमान होता है। किताब भी पदार्थ है। पानी, वृक्ष, मनुष्य खुद भी पदार्थ है, यानी कि हम और आप भी पदार्थ हैं, क्योंकि हम भी जगह को घेरते हैं और हम में भी द्रव्यमान होता है, यानी कि हम उसको किलोग्राम में माप सकते हैं। इसी में आगे है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होता है दोस्तों वो कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं। इनके बारे में हम एक एक कर पढ़ेंगे। इसी में आगे है कणों के गुणधर्म यानी कि जिनसे मिलकर पदार्थ बनता है उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके कुछ गुण होते हैं। तो इनको एक एक कर देखते हैं। यहाँ पर 3 विशेषताएं हैं कणों की। पहली विशेषता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह होती है। दूसरी विशेषता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरी विशेषता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ होता है उसके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इन विशेषताओं के बारे में एक एक कर हम अगले पेज पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले पेज पर इन विशेषताओं के बारे में। कणों के गुणधर्म में पहली विशेषता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ होता है उसके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली जगह होती है। तो उसको एक प्रयोग, इसको क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए आपको करना क्या है? आपको एक कांच के गिलास में लगभग आधे गिलास तक पानी लेना है और आपने जितना पानी लिया है आपको गिलास पर उतना ही निशान लगा देना है जितना आपने पानी लिया है। उसके बाद आपको 2 से 3 चम्मच चीनी या नमक इस पानी में डालना है। चीनी या नमक को पूरी तरह से घोलना है। पूरी तरह से घोलने के बाद आपको देखना है क्या पानी के स्तर में कोई बढ़ोतरी होती है। तो आप देखेंगे कि पानी अभी भी उतना ही है जितना पहले था, पानी के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन अगर हम जब बाहर से कुछ हमने पानी में डाला है तो पानी के स्तर में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका कारण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। यहाँ पर जो पानी था उसके कणों के बीच खाली जगह थी, रिक्त स्थान था। जो चीनी या नमक हमने पानी में डाला उसने वो रिक्त स्थान जो पानी के कणों के बीच था उसमें भर गई। इसी कारण से पानी के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आई होप आपको ये एक्टिविटी, एक क्रियाकलाप समझ में आया होगा। इसी में आगे दिया है कणों के बीच रिक्त स्थान, जहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं। एक एक कर पढ़ते हैं। पहला है सबसे कम ठोस में होता है। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें सबसे कम रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली जगह होती है। दूसरा है ठोस से अधिक द्रव में होता है। द्रव पदार्थों के कणों में ठोस से अधिक रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। तीसरा है सबसे अधिक गैस में होता है। गैस पदार्थों के कणों में सबसे अधिक रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह होती है।
अगले गुणधर्म को देखते हैं, पदार्थ के कणों के अगले गुणधर्म को देखते हैं अगले पेज पर। पदार्थ के कणों के गुणधर्म में दूसरा गुणधर्म है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि निरंतर चलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। जो पदार्थ के कण होते हैं दोस्तों, निरंतर गति में रहते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा उत्तरदायी होती है किसी प्रकार की गति के लिए। अगर कोई भी चीज़ गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा उपस्थित है। तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि कणों की गति तेज हो जाती है। इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए आपको करना क्या है? आपको एक कांच के गिलास में लगभग आधे गिलास तक पानी लेना है और इस पानी को, इस गिलास को आपको एक मेज़ पर रख देना है, बिना हिलाई डुलाई। इस पर कोई छेड़छानी, इसमें कोई छेड़छानी नहीं करनी है। थोड़ी देर बाद जब पानी एकदम शांत अवस्था में आ जाए, जब पानी में कोई हलचल ना हो, उसके बाद आपको एक ड्रॉपर की सहायता से दूर से इस पानी में एक बूंद इंक डालनी है, यानी कि स्याही डालनी है किसी भी कलर की। आप जब डालेंगे तो पानी में इस तरह से एक बूंद आ जाएगी स्याही की। उसके थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो ये स्याही है वो धीरे धीरे कर पूरे पानी को, जिस कलर की आपने स्याही डाली है, जिस रंग की आपने इंक डाली है, उससे रंग देगी। जो स्याही है वो पूरे पानी में फैल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? पानी तो हालांकि शांत अवस्था में था, तो ये इंक जो है, जो स्याही जो है, पूरे पानी में कैसे फैल गई? इसका कारण है पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता। इसी के कारण जो पानी था, पानी के जो कण थे वो गति में थे। पानी तो हालांकि शांत अवस्था में था, लेकिन जो पानी के कण थे वो गतिशील अवस्था में थे, गति कर रहे थे। इसी कारण से जो स्याही थी वो पूरे पानी में फैल गई। इसी में आगे दिया है कणों में गति, जहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं, एक एक कर पढ़ते हैं। पहला है सबसे कम ठोस में होती है। ठोस पदार्थों के कणों में सबसे कम गति होती है। दूसरा है द्रव में माध्यम होती है। द्रव पदार्थों के कणों में माध्यम गति होती है, ना अधिक होती है ना ज़्यादा कम होती है, एकदम माध्यम होती है। तीसरा है आपका सबसे अधिक गैस में होती है। गैस पदार्थों के कणों में सबसे अधिक गति होती है। तभी तो जब हम घर पर खाना बनाते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे घर में फैल जाती है, क्योंकि जो गैस पदार्थ होते हैं उनके कणों में सबसे अधिक गति होती है। इसी कारण से जो खुशबू होती है पूरे कमरे में फैल जाती है अगर हम जब खाना बनाते हैं। कणों के गुणधर्म, कणों के तीसरे गुणधर्म को देखते हैं अगले पेज पर। कणों के गुणधर्म में तीसरा गुणधर्म है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं, एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। आपको करना क्या है? आपको इस तरह से नल के पास जाना है आपके घर में जो होगा, और इस नल को आपको खोल देना है। जब आप इस नल को खोलेंगे तो इस नल से पानी, इस तरह से पानी की जो धारा है वो बाहर आने लगेगी। पानी इस तरह से बाहर आने लगेगा। फिर आपको इस जो नल है, ये जो नल है, इसके जो मुंह दिख रहा है, आपको इससे थोड़ी दूरी पर अपनी पानी की धारा के ठीक बीच में अपनी उंगली लगा देनी है। इस तरह से जो गोल है वो आपकी उंगली है मान लीजिए। जब आप अपनी उंगली लगाएंगे पानी की धारा के ठीक बीच में, जो पानी की धारा नल से आ रही है वह आपकी जैसे उंगली से टकराएगी 2 धाराओं में बट जाएगी। एक धारा इधर चली जाएगी और एक धारा इधर चली जाएगी। लेकिन आपकी उंगली को पार करते ही ये वापस से अपने आप ही एक धारा में आ जाएगी और वापस से एक धारा में बहने लगेगी। वापस से आपकी उंगली को पार करते ही वापस से एक धारा में आ जाएगी और बहने लगेगी। ऐसा क्यों हुआ? हालांकि हमने तो उंगली लगाकर पानी की धारा को 2 भागों में बांट दिया। इसका क्या कारण है? इसका कारण है पदार्थ के कणों में आकर्षण बल।
जो पानी था उसके कण जो थे एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। इसी कारण से जो पानी की धारा थी वो अपने आप ही एक धारा में समायोजित हो गई, एक धारा में आ गई। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी में आगे दिया है कणों में आकर्षण, जहां पर 3 बिंदु दिए गए हैं, एक एक कर पढ़ते हैं। पहला बिंदु है सबसे अधिक ठोस में होता है। ठोस पदार्थों के कणों में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है, अर्थात जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं वो सबसे अधिक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा बिंदु है द्रवों में माध्यम होता है। द्रव पदार्थों के कणों में माध्यम आकर्षण बल होता है। तीसरा है सबसे कम गैस में होता है। गैस पदार्थों के कणों में सबसे कम आकर्षण बल होता है। तभी तो हम जब कोई गैस का सिलेंडर खोल देते हैं ना, तभी गैस एकदम झट से उड़कर चली जाती है, क्योंकि उसके कणों में आकर्षण बल ना के बराबर होता है, यानी कि नगण्य होता है। अब हम अगले विषयों को देखते हैं अगले पेज पर। पदार्थ के कणों के गुणधर्म, यानी कि पदार्थ के कणों की विशेषताओं के बाद अब हम देखने जा रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में एक एक कर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती हैं। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 भौतिक अवस्था होती हैं। इसमें क्या कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी ठोस, दूसरी है द्रव और तीसरी है गैस। ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के बारे में हम एक एक कर अगले पेज पर देखेंगे कि इन तीनों की क्या विशेषताएं हैं और इन तीनों में क्या क्या अंतर हैं। तो चलिए देखते हैं अगले पेज पर। अब हम देख लेते हैं ठोस, द्रव और गैस की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं और इन तीनों में क्या क्या अंतर हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर 3 चित्र देख रहे हैं, जहाँ पर पहला चित्र है ठोस पदार्थों के कणों का। तो आप देख रहे हैं जो ठोस पदार्थ के कण हैं वो बहुत पास हैं, उनके बीच जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है वो बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर है। दूसरा चित्र आप देख रहे हैं द्रव पदार्थों के कणों का। तो जो द्रव पदार्थों के कण हैं उनमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा बहुत कम है, और आप देख रहे हैं कि इनके जो कण हैं वो ठोस की अपेक्षा बहुत दूर दूर हैं। तीसरा चित्र आप देख रहे हैं गैस पदार्थों के कणों का। गैस पदार्थ के जो कण हैं वो ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर हैं, और इनमें जो आकर्षण बल है वो ना के बराबर है, यानी कि नगण्य है। अब हम इनके एक एक कर इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं और इन तीनों में क्या क्या अंतर हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ठोस के बारे में। तो यहाँ पर दिया है निश्चित आकार। ठोस पदार्थ जो होते हैं उनका आकार जो होता है निश्चित होता है, उनका आकार अपने आप नहीं बदलता। आप कोई भी ठोस चीज़ ले लीजिए, क्या उसका आकार अपने आप बदल जाता है? नहीं बदलता। उसका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। दूसरा है आपका निश्चित आयतन। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आयतन भी निश्चित होता है। तीसरा है आपका निश्चित विमाएं। ठोस पदार्थ जो होते हैं उनकी विमाएं यानी कि साइड्स जो होती हैं वो निश्चित होती हैं, उनकी साइड्स अपने आप नहीं बदलती। वो कैसी होती हैं? निश्चित होती हैं, फिक्स होती हैं। आगे है आपका कठोर। ठोस पदार्थ जो होते हैं दोस्तों वह कठोर होते हैं, वो बहते नहीं हैं। द्रव पदार्थ बहते हैं लेकिन ठोस पदार्थ कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, वे बहते नहीं हैं। आगे है असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब क्या होता है? जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हें संपीडित नहीं किया जा सकता, उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता, दबाव डालकर उनका आकार नहीं बदला जा सकता, क्योंकि उनके कण जो होते हैं वो पहले से ही बहुत पास होते हैं। तो दबाव डालकर उन्हें संपीडित कर उनके कणों को और पास नहीं लाया जा सकता। इसी कारण से जो ठोस पदार्थ होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। आगे हम देख लेते हैं द्रव पदार्थों के बारे में। जो द्रव हैं अनिश्चित आकार।
जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है। उदाहरण के तौर पर कोई भी द्रव ले लीजिए, जैसे कि पानी। पानी द्रव पदार्थ है। पानी को आप जिस भी बर्तन में डालेंगे वह उसी का आकार ले लेगा। जैसे कि अगर आप पानी को गिलास में डालेंगे तो वह गिलास का आकार ले लेगा, बोतल में डालेंगे तो वह बोतल का आकार ले लेगा, अगर आप उसे भगोने में डालेंगे तो वह भगोने का आकार ले लेगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि द्रव पदार्थों का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता उसका शेप। आगे है, दूसरा है आपका निश्चित आयतन। जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए कोई भी द्रव पदार्थ का उदाहरण, जैसे कि दूध। दूध क्या है? एक द्रव पदार्थ है। 1 लीटर दूध को आप अगर एक फ्राई पैन में उड़ेलेंगे तब भी वह 1 लीटर रहेगा। आप उसे बोतल में डालेंगे तब भी वह 1 लीटर रहेगा। अगर आप उसे बाल्टी में भी डालेंगे तब भी वह 1 लीटर रहेगा। यानी कि वह उसका आयतन कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा, आयतन निश्चित रहेगा। आगे है अनिश्चित विमाएं। जो द्रव पदार्थ होते हैं दोस्तों उनकी जो साइड्स होती हैं वो अनिश्चित होती हैं। विमाएं साइड्स कैसी होती हैं? अनिश्चित होती हैं। जैसे कि पानी होता है, पानी को जहाँ से जगह मिलती है वो वहीं से बढ़कर चला जाता है, बहकर चला जाता है। आगे है वहाब। जो द्रव पदार्थ होते हैं वो उनमें बहाव होता है। यानी कि द्रव पदार्थ कैसे होते हैं? बहते हैं, उनमें फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता है। आगे है कम संपीड्य। जो द्रव पदार्थ होते हैं वो संपीड़ित होते हैं लेकिन बहुत कम, उन्हें संपीड़ित किया जा सकता है, उनका दाब डालकर उनका आकार बदला जा सकता है, उनको कणों को पास पास लाया जा सकता है लेकिन बहुत कम। आगे है गैस। जो गैस पदार्थ के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है अनिश्चित आकार। जो गैस पदार्थ होते हैं उनका अनिश्चित आकार होता है। आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर आप जो अगरबत्ती जलाते हैं उसका जो धुआं होता है वो गैसीय अवस्था है। तो क्या आपने उसको देखा है? उसका क्या कोई आकार होता है? नहीं, उसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। दूसरा है अनिश्चित आयतन। अनिश्चित आयतन, जो गैस होती है उसका आयतन अनिश्चित होता है। अगर आप थोड़ी गैस को सिलेंडर में भरेंगे तब भी वह पूरे सिलेंडर को भर देगी। अगर आप ज़्यादा अधिक गैस को सिलेंडर में भरेंगे तब भी वह पूरे सिलेंडर को भर देगी। क्या होता है? उसका आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित विमाएं। गैस पदार्थ जो होते हैं या फिर गैस जो होती है उसका जो विमाएं होती हैं, जो साइड्स होती हैं वह भी अनिश्चित होती हैं, इनफिक्स होती हैं, फिक्स नहीं होती हैं। आगे है वहाब। द्रव पदार्थों की तरह ही गैस पदार्थों में भी बहाव होता है, ये बहती हैं या फिर उड़ती हैं। अधिक संपीड्य। जो गैस होती है वो अधिक संपीड्य होती है, यानी उसे अधिक संपीडित किया जा सकता है। उस पर दाब डालकर उसको संपीडित कर कर उसके कणों को नज़दीक लाया जा सकता है, पास पास लाया जा सकता है और उसका आकार बदला जा सकता है। तो गैस पदार्थ जो होती हैं अधिक संपीड्य होती हैं। इस प्रकार हमने ठोस, द्रव और गैस में इनकी विशेषताओं को देख लिया और इन तीनों में अंतर को देख लिया। अब हम अगले पेज पर देखते हैं इनके अगले विषयों को। आगे है आपका पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। देखिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मतलब कि क्या हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं? क्या हम किसी ठोस पदार्थ को द्रव में या फिर द्रव पदार्थ को गैस में बदल सकते हैं, या फिर इसका उल्टा किसी गैस पदार्थ को द्रव में या फिर द्रव पदार्थ को ठोस में बदल सकते हैं? तो कर सकते हैं ऐसा, और ऐसे करने के 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है तापमान में बदलाव कर कर, यानी कि तापमान को हम घटाकर या फिर बढ़ाकर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरा है दाब में बदलाव कर कर, यानी कि दाब को हम घटाकर, यानी कि प्रेशर को घटाकर या फिर बढ़ाकर किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ठोस है, अगर हम ठोस पदार्थ का तापमान बढ़ा दें
तो वह जो होगा ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम द्रव पदार्थ का तापमान बढ़ा दें, जो द्रव पदार्थ होगा वह गैस में बदल जाएगा। या फिर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जो गैस पदार्थ होगा अगर हम गैस का तापमान घटा दें, गैस को ठंडा कर दें, तो वह द्रव में बदल जाएगी। अगर हम इसी प्रकार से द्रव को भी ठंडा कर दें, द्रव को तापमान घटा दें, तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि यहाँ पर बर्फ़ है। अगर हम बर्फ़ का तापमान बढ़ा दें तो बर्फ़ जो होगी वो पानी यानी कि द्रव में बदल जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम पानी का भी तापमान बढ़ा दें, यानी कि जल का भी हम तापमान बढ़ा दें, जो पानी होगा वो द्रव से गैस में बदल जाएगा, जल वाष्प में बदल जाएगा। या फिर हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर कोई गैस पदार्थ है उसका तापमान घटा दें, गैस को ठंडा कर दें, तो वह क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा। इसी प्रकार से पानी का हम तापमान घटा दें, पानी को ठंडा कर दें, यानी कि पानी को हम फ्रिज में रख दें, तो जो पानी जो होगा वो बर्फ़ में बदल जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए हम तापमान में परिवर्तन कर तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हम तापमान में बदलाव कर सकते हैं, यानी कि तापमान को घटाकर या फिर बढ़ाकर हम किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं दाब में बदलाव कर किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर गैस, कोई भी गैस पदार्थ है, आप सभी जानते हैं जो गैस पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, हम सभी पीछे पड़ चुके हैं। तो जो गैस पदार्थ होता है, अगर हम गैस का तापमान घटा दें और उस पर दाब को बढ़ा दें, यानी कि उसको संपीड़ित करें, उस पर प्रेशर को बढ़ा दें, तो जो गैस के कण होंगे वह पास पास आ जाएंगे और जो गैस होगी वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम द्रव का तापमान घटा दें और उस पर दाब को बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ा दें, तो जो गैस के कण होंगे वो बहुत पास पास आ जाएंगे और द्रव पदार्थ जो होगा वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई ठोस पदार्थ है उससे अगर हम दाब को घटा दें, दाब को कम कर दें दोस्तों, तो जो ठोस पदार्थ के कण होंगे वह दूर दूर चले जाएंगे और ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई द्रव पदार्थ है उससे हम दाब को घटा दें, दाब को कम कर दें, तो द्रव पदार्थ के कण दूर दूर चले जाएंगे, बहुत दूर दूर चले जाएंगे और द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि दाब बढ़ाने से कण पास पास आते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं वो नज़दीक आते हैं, और दाब घटाने से जो पदार्थ के कण होते हैं वह दूर दूर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम दो तरीके अपनाकर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम इस पाठ के अगले विषयों को देखते हैं अगले पेज पर। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के बाद अब हम देख लेते हैं तापमान परिवर्तन के प्रभाव। यदि हम किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन करते हैं, अर्थात तापमान को घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं, तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो उसके कुल 3 प्रभाव होते हैं। पहला है आपका गलनांक बिंदु, दूसरा है क्वथनांक बिंदु और तीसरा है ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। इसको एक एक कर समझते हैं। सबसे पहला है आपका गलनांक बिंदु। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। यानी कि जिस तापमान पर कोई भी ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है वह उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। जैसे कि बर्फ़ का गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अर्थात बर्फ़ जो होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे ही लोहे का गलनांक बिंदु होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो लोहा होगा 1535 डिग्री सेल्सियस पर अपनी
ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग पदार्थों का अलग अलग गलनांक बिंदु होता है। इसी में आगे देख लेते हैं। इसी में आगे है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी के लिए यहाँ पर हमने वर्णन लिया है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया है जिसके ऊपर हमने बीकर को रखा है। बीकर के अंदर हमने बर्फ के टुकड़े लिए हैं। यहाँ पर कांच की छड़ है जिसकी सहायता से हम बर्फ को चलाएंगे। यहाँ पर हमने थर्मामीटर लिया है जिसको हमने लोहे के स्टैंड से टांग रखा है। उसके बाद हम वर्नल की सहायता से बर्फ को ऊष्मा देना प्रारंभ करेंगे, बर्फ को गर्म करना प्रारंभ करेंगे। जो बर्फ का तापमान होता है वह माइनस में होता है, -4 -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जैसे ही हम बर्फ़ को ऊष्मा देना प्रारंभ करेंगे, बर्फ़ को गर्म करना प्रारंभ करेंगे, वैसे ही बर्फ़ का जो तापमान होगा वह बढ़ने लगेगा। -4 से -3, -2, -1 और इसी प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा, बर्फ़ जो होगी वह पिघलने लगेगी और द्रव में बदलने लगेगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो बर्फ़ है, बर्फ़ का गलनांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस। और गलनांक बिंदु पर कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव में बदलने लगता है। इसी प्रकार बर्फ के साथ भी होगा। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे, हम लगातार बर्फ को गर्म करते रहेंगे, लगातार बर्फ को ऊष्मा देते रहेंगे, लेकिन अब तापमान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर बर्फ़ के तापमान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, जबकि हम लगातार इसको गर्म करते रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो ऊष्मा प्रयुक्त हो रही है वह तापमान बढ़ोतरी का कार्य नहीं कर रही है, बल्कि वह पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का कार्य कर रही है। वह यहाँ पर जो बर्फ़ है उसको द्रव में बदलने का कार्य कर रही है, बर्फ़ की अवस्था परिवर्तन का कार्य कर रही है। इसी को कहते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। इसको समझ लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर, यानी कि जिस पर वह पिघलने लगे, द्रव में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है उसी को संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगले विषयों को देख लेते हैं अगले पेज पर। तापमान परिवर्तन के प्रभाव में दूसरा प्रभाव है क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। यानी कि किसी भी द्रव पदार्थ का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे कि पानी एक द्रव पदार्थ है। पानी का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होगा वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसी में आगे है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमने यहाँ पर वर्णन लिया है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया है जिसके ऊपर हमने बीकर को रखा है। बीकर में हमने आधे बीकर तक पानी लिया है। यहाँ पर कांच की छड़ है जिसकी सहायता से हम पानी को चलाएंगे। यहाँ पर थर्मामीटर है जो कि लोहे के स्टैंड से टांग रखा है। उसके बाद हम जब वर्नल की सहायता से पानी को गर्म करेंगे, पानी को ऊष्मा देना शुरू करेंगे। देखिए, पानी का जो तापमान होता है 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जब हम पानी को ऊष्मा देना प्रारंभ करेंगे, पानी को गर्म करना शुरू करेंगे, तो पानी का तापमान होगा वह बढ़ने लगेगा। 55 से 60 हो जाएगा, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और इसी प्रकार से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जैसे ही पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होगा, पानी जो होगा द्रव अवस्था को छोड़कर गैस में बदलने लगेगा, गैसीय अवस्था में बदलने लगेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पानी जो है उसका क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण से पानी जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैस में बदलने लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे, हम लगातार
पानी को गर्म करते रहेंगे, पानी को ऊष्मा देते रहेंगे, अब तापमान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, अब तापमान में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो ऊष्मा प्रयुक्त हो रही है वह तापमान बढ़ोतरी का कार्य नहीं कर रही है, वह पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का कार्य कर रही है। यानी कि वह पानी को गैस में बदलने का कार्य कर रही है, पानी की अवस्था परिवर्तन का कार्य कर रही है, ना कि तापमान बढ़ोतरी का। इसी को कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इसकी परिभाषा को समझते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर, यानी कि जो सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है उस पर 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक जिस पर वह उबलने लगे, गैस में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तापमान परिवर्तन के तीसरे प्रभाव को देख लेते हैं अगले पेज पर। तापमान परिवर्तन के प्रभाव में तीसरा प्रभाव है आपका ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण क्या होता है इसको समझ लेते हैं एक एक कर। पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, उसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण ऊर्ध्वपातन का उल्टा होता है। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। देखिए, ऊर्ध्वपातन होता है ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया, और निक्षेपण होता है गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इनको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमने यहाँ पर एक वर्नल लिया है, एक ट्राइपोड स्टैंड लिया है। ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर हमने चाइना डिश ली है। चाइना डिश यानी कि चीनी की मिट्टी जो होती है उसकी प्याली यानी कि प्लेट, उसके ऊपर हमने फनल लिया है। फनल को उल्टा कर पलट कर हमने चाइना डिश के ऊपर रखा है। फनल यानी कि हिंदी में जिसे कहते हैं कीप। फनल का जो ऊपरी भाग है, जो खुला भाग है, उस पर हमने कॉटन को लगा दिया है, रुई को लगा दिया है, जिससे हम भी फनल के अंदर जो भी पदार्थ रखें वह बाहर ना निकले। चाइना डिश में हमने अमोनियम क्लोराइड का पाउडर लिया है जो कि ठोस होता है। उसके बाद वर्नल को जब हम चालू करेंगे, वर्नल की सहायता से जब हम चाइना डिश को गर्म करना शुरू करेंगे, यानी कि अमोनियम क्लोराइड पाउडर को गर्म करना, ऊष्मा देना शुरू करेंगे। जब हम ऊष्मा देना शुरू करेंगे तब हम देखेंगे जो अमोनियम क्लोराइड का पाउडर है जो कि ठोस है, वह ठोस से धीरे धीरे द्रव में नहीं बदलेगा, वह ठोस से सीधे गैस में बदलने लगेगा। यहाँ पर हम फनल के अंदर देख पाएंगे वह ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने लगेगा, गैस में बदलने लगेगा, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जो अमोनियम क्लोराइड का पाउडर है उसको हमने गर्म किया, वह ठोस से सीधे गैस में बदलने लगेगा, इसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब हम निक्षेपण को इसी क्रियाकलाप के माध्यम से समझ लेते हैं। अब हमें करना क्या है, जो वर्नल है उसको हमें बंद कर देना है, यानी कि वर्नल को हटा देना है, हमें इसमें ऊष्मा देना बंद कर देना है, इसको गर्म करना बंद कर देना है। तब हम देखेंगे, थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे, जो अमोनियम क्लोराइड का पाउडर था जो कि गैस में बदल गया था, गैस में परिवर्तित हो गया था, वह अब धीरे धीरे कीप की जो साइड्स हैं इनमें जमने लगेगा, ठोस के रूप में जमने लगेगा, यानी कि गैस से सीधे ठोस में बदलने लगेगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण। गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण। अब हम देख लेते हैं कि किन किन पदार्थों के साथ ये दोनों प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। तो ऐसे कई पदार्थ हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ गिने चुने पदार्थ लिए हैं। सबसे पहला है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो कि हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अभी देख ही लिया था। दूसरा है कपूर। कपूर जो हमारे घरों में पूजा सामग्री में इस्तेमाल की जाती है, वह भी ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण प्रक्रियाओं को फॉलो करती है। तीसरा है आपका नेफ्थलीन की गोलियां। नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं सफ़ेद रंग की, कपड़ों की सुरक्षा के लिए रखी जाती हैं।
वह भी इन प्रक्रियाओं को फॉलो करती हैं। अब हम इस पाठ के अगले विषयों को देख लेते हैं अगले पेज पर। तापमान परिवर्तन के प्रभाव के बाद अब हम देख लेते हैं, अगर कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैस या फिर गैस से ठोस में बदलता है तो इन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं। यहाँ पर हमें दिया है ठोस, यहाँ पर द्रव और यहाँ पर गैस। देखिए, अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है तो इस प्रक्रिया को संगलन या फिर गलन कहते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को जमना कहते हैं। कहते हैं ना, हमने पानी को जमा लिया या फिर बर्फ़ को जमा लिया। पानी द्रव पदार्थ है, वह बर्फ़ में बदल जाता है यानी कि ठोस में बदल जाता है, तो क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को जमना कहते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई गैसीय पदार्थ जो होता है वो द्रव में परिवर्तित होता है यानी कि द्रव में बदलता है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। और अगर कोई ठोस पदार्थ गैस में बदल जाता है, सीधे गैस में बदल जाता है ठोस से, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। और अगर कोई गैसीय पदार्थ जो होता है वो गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इन दोनों को हमने पीछे पढ़ लिया है। इस पाठ के अगले विषयों को देखते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर हमें दिया है दाब परिवर्तन के प्रभाव। पिछले वाले पेजों पर हम पढ़ चुके हैं तापमान परिवर्तन के प्रभाव। तापमान परिवर्तन यानी कि तापमान को अगर हम घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। और यहाँ पर हमें दिया है दाब परिवर्तन के प्रभाव, अर्थात अगर हम दाब को, किसी भी पदार्थ के दाब को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे तो इसके क्या प्रभाव होंगे। तो इसको पढ़ते हैं। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। देखिए, अगर हम तापमान को घटा दें और सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, अर्थात उस पर दाब को डालें, प्रेशर को डालें, तो उसके जो कण होते हैं गैस के दूर दूर होते हैं वह पास पास आ जाएंगे और गैस जो होगी वह द्रव में बदल जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है अगर उस पर हम बहुत अधिक दाब डाल दें, बहुत अधिक प्रेशर डाल दें, बहुत अधिक संपीड़ित कर दें तो उसके कण बहुत पास पास आ जाएंगे और गैस सीधे ठोस में भी बदल सकती है। इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं, क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है और यहाँ पर एक पिस्टन है। पिस्टन की सहायता से हम गैस पर दबाव डालेंगे यानी कि प्रेशर डालेंगे। देखिए, अगर हम तापमान को घटा दें और सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, उस पर प्रेशर को डालें, उस पर दाब को बढ़ाएं, दाब को जब बढ़ाएंगे तो जो गैस के कण दूर दूर होते हैं वह नज़दीक आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे और गैस जो होगी वह द्रव में बदल जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई द्रव पदार्थ है उसका तापमान घटा दें और उसको पिस्टन की सहायता से उसको संपीड़ित करें, उस पर दाब को बढ़ा दें, तो जो द्रव के कण होंगे वह भी बहुत पास पास आ जाएंगे और द्रव पदार्थ जो होगा वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर कोई ठोस पदार्थ है उससे अगर हम दाब को घटा दें तो उसके जो कण होंगे वह दूर दूर चले जाएंगे और ठोस पदार्थ जो होगा वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई द्रव पदार्थ है उससे अगर हम दाब को घटा दें तो उसके जो कण होंगे बहुत दूर दूर चले जाएंगे और द्रव पदार्थ जो होगा वो गैस में बदल जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 बिंदु दिए गए हैं, इनको एक एक कर कर पढ़ते हैं। पहला है आपका दाब बढ़ाने से कण नज़दीक आते हैं। देखिए, हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं कि दाब बढ़ाने से जो कण होते हैं वह पास पास आते हैं। किसी भी पदार्थ पर अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो उसके जो कण होंगे वह नज़दीक आएंगे, पास पास आएंगे। दूसरा है आपका
दाब घटाने से कण दूर जाते हैं। अगर हम किसी भी पदार्थ से दाब को घटा देंगे तो जो उसके कण होंगे वह दूर दूर हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर एलपीजी गैस इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। जो एलपीजी गैस होती है हमारे घरों में खाना बनाने के लिए गैस चूल्हे में प्रयुक्त की जाती है, वह जो होती है गैस होती है, लेकिन उसे संपीड़ित कर कर उस पर दाब डालकर उसके कणों को पास पास लाया जाता है और उसे गैस से द्रव में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद उसको सिलेंडर में भरकर हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। और यहीं पर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है दोस्तों, इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ड्राई आइस। शुष्क बर्फ इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गैस होती है इस पर अगर हम दाब को डाल दें, इस पर प्रेशर इसको हम बढ़ा दें तो उसके कण पास पास आ जाएंगे और ये जो गैस होती है गैस से सीधे ठोस में बदल जाती है। ये द्रव में परिवर्तित नहीं होती, ये गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है हम इसे शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। इस पाठ के अगले विषयों को देख लेते हैं अगले पेज पर। दाब परिवर्तन के प्रभाव के बाद यहाँ पर हमें दिया है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है इसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक क्रियाकलाप करते हैं। और इस क्रियाकलाप के लिए आपको करना क्या है, आपको एक कांच के गिलास में पानी लेना है और आपने जितना भी पानी लिया है आपको गिलास पर उतना ही निशान लगा देना है, मार्क कर देना है। उसको आपको गिलास को सुबह रख देना है और शाम को देखना है कि क्या पानी के स्तर में कोई भी परिवर्तन होता है। तो आप देखेंगे जो पानी था वो कहीं ना कहीं अब कुछ कम हो गया है। आपने जितना भी निशान लगाया था, मान लीजिए आपने इतना निशान लगाया था और पानी अब कुछ ना कुछ कम हो गया है, पानी की मात्रा में कमी प्रतीत होती है। लेकिन हमने जो पानी रखा था वह कहाँ गया? वह जो पानी था वो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो गया और इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। परिभाषा के माध्यम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो परिभाषा को समझते हैं। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जो वाष्पीकरण जो होती है दोस्तों सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों के सतह के कण क्वथनांक उबलने वाले तापमान से नीचे किसी भी तापमान पर धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगते हैं और इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ पर जो पानी था, पानी की जो सतह के कण थे, ऊपर की सतह के कण थे, वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होते गए और पानी जो था वो कम हो गया। इसी में आगे दिया है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन से कारण हैं जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित कर सकते हैं, अर्थात वाष्पीकरण की दर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं? तो यहाँ पर कुल 4 कारण हैं, एक एक कर पढ़ते हैं। पहला कारक है आपका सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल जो होता है वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है, वाष्पीकरण की दर को कम या ज़्यादा कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक कप में चाय लीजिए और एक प्लेट में चाय लीजिए, तो आप देखेंगे प्लेट में वाष्पीकरण की दर जो होगी वह अधिक होगी और कप में कम होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्लेट का सतह का क्षेत्रफल जो है वह अधिक है, कप का सतह का क्षेत्रफल कम है। और वाष्पीकरण जो है वो सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। और इसी प्रकार से जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उन्हें फैला देते हैं। क्यों फैला देते हैं? इसलिए कि उनका सतह फैलाने से क्या होता है, उनके सतह का जो क्षेत्रफल होता है वह बढ़ जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि कपड़ों का जो पानी होता है वह जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। इसी प्रकार से जो बारिश के मौसम में सड़कें गीली हो जाती हैं, लेकिन आप देखते हैं सड़कें बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाती हैं, यानी सड़कों का पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सड़कों का जो सतह का क्षेत्र होता है, सतह का क्षेत्रफल जो होता है वह बहुत होता है, बहुत बड़ा होता है ना, बहुत होता है। इसी कारण से जो सड़कों का पानी होता है वह जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। दूसरा कारक है आपका तापमान। तापमान जो होता है वह भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित कर सकता है, वाष्पीकरण की दर को कम या ज़्यादा कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप एक
गर्मी के मौसम में 1 गिलास पानी लीजिए और सर्दी के मौसम में 1 गिलास पानी लीजिए, तो आप देखेंगे आपने जो गर्मी के मौसम में पानी लिया है वह अधिक वाष्पीकृत होगा, उसमें वाष्पीकरण की जो दर होगी वह अधिक होगी, और जो सर्दी के मौसम में आपने पानी लिया है उसमें वाष्पीकरण की दर जो होगी वह कम होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होता है और सर्दी के मौसम में तापमान कम होता है। तो अगर तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वह भी बढ़ती है, अगर तापमान घटता है तो वाष्पीकरण की दर भी घटती है। तो इस प्रकार तापमान भी वाष्पीकरण की दर को कम या ज़्यादा कर सकता है, वाष्पीकरण की दर को। तीसरा कारक है आपका आर्द्रता। आर्द्रता यानी कि नमी। देखिए, अगर वायुमंडल में नमी होगी, वायुमंडल में नमी होगी तो जो वाष्पीकरण की दर होगी वह कम होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर नमी होगी तो वायुमंडल में जल वाष्प पहले से ही मौजूद होंगे, इसीलिए वाष्पीकरण की जो दर होगी वह कम होगी। अगर वायुमंडल में नमी कम होगी तो वाष्पीकरण की दर जो होगी वह अधिक होगी। तो वाष्पीकरण की दर को आर्द्रता यानी कि नमी भी प्रभावित कर सकती है, कम या ज़्यादा कर सकती है। चौथा है आपका वायु की गति। वायु की जो गति होती है वह भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित कर सकती है, यानी कि वाष्पीकरण की दर को कम या ज़्यादा कर सकती है। देखिए, अगर वायु तेज चल रही है यानी कि हवा तेज चल रही है तो वाष्पीकरण की जो दर होगी वह अधिक तेजी से होगी, लेकिन अगर हवा कम चल रही है, हवा हल्के चल रही है, धीमी चल रही है, तो वाष्पीकरण की जो दर है वह भी धीमी होगी। जैसे कि अगर हम जब कपड़े सुखाने डालते हैं, अगर हवा तेज़ चल रही होती है तो वह जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि उनका पानी जो होता है वह जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन हवा जब धीमी चल रही होती है तो वह देर में सूखते हैं, यानी कि उनका जो पानी होता है वह देर में वाष्पीकृत होता है। तो इस प्रकार से कुल 4 कारक हैं जो वाष्पीकरण की दर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अगले विषय को, इस पाठ के अगले विषयों को देख लेते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर हमें दिया है वाष्पीकरण से शीतलता। यह क्या होता है, इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। देखिए, जब वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है उसी के दौरान द्रव के जो कण होते हैं या फिर जो वाष्पीकृत होने के लिए हमने पदार्थ रखा है उसके जो कण होते हैं अपने आसपास के वातावरण से जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा होती है, जितनी भी ऊर्जा होती है उसको अवशोषित कर लेते हैं और अपनी अवस्था परिवर्तन कर देते हैं। इससे होता क्या है, वातावरण से ऊर्जा की हानि हो जाती है और वातावरण शीतल हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में दिन के बाद बहुत से लोग अपने घरों के बाहर, दुकान के बाहर जल का छिड़काव करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। ऐसा वे क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, जो पानी होता है वह जितनी भी ज़मीन की ऊर्जा होती है, जितनी भी गर्मी होती है उसको अवशोषित कर लेता है और अपनी अवस्था परिवर्तन कर देता है, अर्थात वह जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इससे होता क्या है, ज़मीन से ऊर्जा और ऊष्मा की हानि हो जाती है, गर्मी की हानि हो जाती है और ज़मीन जो होती है ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है। इसीलिए घरों के बाहर गर्मियों के दिनों में बहुत से लोग पानी का छिड़काव करते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जो कि हमने घरों में कई बार किया होगा। जो हमारे घरों में तवा होता है, रोटी सेकने वाला तवा, जब वो गर्म तवा होता है, अगर हम इस पर पानी को डालते हैं, मतलब कि अगर हम इस पर पानी को डालते हैं गर्म तवे पर, जो पानी होता है जैसे ही गिरता है वैसे ही वाष्प में, जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जलवाष्प बनकर उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे ही हमने गर्म तवे पर पानी को डाला, पानी ने जितनी भी तवे की ऊर्जा थी, जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा थी उसको अवशोषित कर लिया और अपनी अवस्था परिवर्तन कर दिया, यानी कि वह जलवाष्प में बदल गया। इससे होता क्या है कि तवे से ऊष्मा की हानि होती है और तवा ठंडा हो जाता है, यानी कि शीतल हो जाता है, और इसी को वाष्पीकरण से शीतलता कहते हैं।
तो आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल APS क्लास 9th को क्लास 9th की हिंदी मीडियम वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।